एक दिन उसकी माँ अपनी बेटी के फ़ोन में इतनी खराब फ़ोटो देखी जो अपने फ्रेंड के साथ में उसने ले रखी थी और उस फ़ोटो को अपने अलग-अलग फ्रेंड के नंबर पर उसने भेजा हुआ था। इसकी चाल-चलन को देखकर इसके माँ-बाप इसकी तुरंत शादी तय कर देते हैं और जब बारात द्वार पर आती है तो इसकी बेटी अपने दोस्त के साथ भाग जाती है और फिर इज्जत बचाने के लिए उसकी माँ दुल्हन बन करके जाती है और फिर शादी कर लेती है। और फिर जब सुहाग रात का समय आता है तो एक अजीब तरह की आवाज जो थी वो उस रूम से आ रही थी और जब सारे लोग जा करके देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, कमल प्रीत और उसका पति मंजीत दोनों ही हंसी खुशी से जीवन बिता रहे थे। दोनों की शादी को लगभग 22 साल गुजर चुके थे और उनकी शादी के 5 साल बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई थी। जब उसकी बेटी 20 साल की हुई तो उसके माँ बाप ने सोचा कि उसकी शादी के लिए लड़के देख करके कहीं उसकी शादी करा दी जाए और अपनी बेटी के लिए वो इधर उधर लड़के खोजने लगे। लेकिन उसकी माँ कमलप्रीत को अपनी बेटी के चाल चलन पर शक होता है। वो एक कमरे में बंद होने के बाद घंटों घंटों मोबाइल में पता नहीं किस किस से वो बातें करती रहती थी। इसी शक के कारण एक दिन जब बेटी का मोबाइल उसकी माँ ने जब चेक किया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसके होश उड़ गए और उसने देखा कि उसके फोन में उसके कई वस्त्रहीन फोटो थे और वो अपने फोटोज किसी को शेयर भी किए हुए थे और एक लड़के के साथ भी उसके फोटो थे। इस तरह के मामला देख करके उसकी माँ कमलप्रीत के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके होश उड़कर रह जाते हैं कि उसकी लड़की किस रास्ते पर चल रही है। वो मन ही मन सोच रही थी कि हम इज्जत के साथ इसका घर बसाना चाहते थे और ये लड़की के पास कोई इज्जत ही नहीं है। और वो बार बार अपनी किस्मत को कोस रही थी कि शायद बेटी को बड़े कॉलेज में पढ़ाना और उसको ज्यादा छूट देना, ज्यादा लाड प्यार देना, उसके शौक को पूरे करना, इन सारी चीजों ने आज शायद उसकी लड़की को इस दौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है। उसकी माँ की गलती उसको साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, अब चलते हैं कहानी की तरफ। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 3 सदस्य थे। लड़की के पिता मंजीत और उसके माता कमलप्रीत और उसकी एक इकलौती बेटी थी जो कि बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस करके बड़ा किया था। एक दिन मंजीत अपनी पत्नी से कहता है कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं और वो चुनाव में खड़ा होना चाहता है, अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। उसकी पत्नी अपने पति को समझाती है कि हमारा काम नहीं है कि चुनाव लड़ना, इसमें लोगों के बड़े हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं और लोगों को बहुत खुशामद करनी पड़ती है, फिर जाकर कहीं वो वोट डालते हैं और इसमें आदमी की छवि छवि भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात सुनते ही उसका पति बोलता है कि मेरा छवि खराब है, क्या मैं इतना खराब इंसान हूँ? तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। लेकिन मन ही मन उसको अपनी बेटी की तरफ से भी डर था कि कहीं उसकी बेटी उसकी नाक न कटवा दे तो फिर उन्हें कौन वोट देगा। अभी 2 हफ्ते में चुनाव आने वाला था और फिर एक दिन उसकी माँ कमलप्रीत अपनी बेटी के सारे कारनामे वो अपने पति को बता देती है। जैसे ही उसके पिता इस बात को सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर उसकी माँ कहती है कि हमारी बेटी कभी भी घर से निकल सकती है और हमारी नाक कटवा सकती है। फिर उसके पिता जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर बेटी के बारे में बाहर वालों को पता चल गया तो उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, उसे कौन वोट देगा। और इसीलिए वो 2-4 दिन के अंदर अंदर ही बहुत जल्द से जल्द आनन फानन में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है। हालांकि उसके पिता अपनी बेटी का रिश्ता तय करके उसको ससुराल भेज देना चाहता था और वो सोचता था कि ये बात किसी तरह से दब कर रह जाए और वो इलेक्शन चुनाव में बस एक बार जीत जाए। और फिर उसके बाद उसके एक दोस्त का एक बहुत खूबसूरत बेटा हैंडसम था और उसके पास जाकर कहता है कि मेरी बेटी को मैं आपके बेटे से शादी करना चाहता हूँ, वो भी 12 दिन के अंदर में। ये बात सुनकर लड़के के पिता के चेहरे पर शंका के बादल मंडराने लगते हैं और वो मन में सोचने लगते हैं कि इतनी जल्दी आखिर क्यों। फिर वो बोल ही देता है कि 10 दिन के अंदर अंदर तुम शादी क्यों करना चाहते हो। वो कोई भी बहाना देकर उसे मना लेता है और आखिरकार कुल मिलाकर के लड़के का पिता भी तैयार हो जाता है और शादी के दिन जो है वो डेट फिक्स हो जाती है और फिर शादी के तारीख पर बारात घर पर आती है। तो जैसे ही लड़की दूल्हे को देखती है तो उसके होश उड़कर रह जाते हैं क्योंकि दूल्हे का उम्र लगभग 35 साल के आसपास था और लड़की की उम्र 20-22 साल के आसपास थी। ये जोड़ी मैच नहीं खा रही थी, जिससे उसकी बेटी को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी और वो अपने प्रेमी से फौरन बात करती है।
और शादी वाले दिन जब बारात घर पर आ चुकी थी, तो वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और फिर उसकी जब माँ जब उसके रूम में जाती है, तो वो देखती है कि दरवाज़ा जो है वो बंद है। तो वो गेट पर खड़े होकर के कहती है कि बारात आ चुकी है, अब तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलो, तुम्हारी सहेलियाँ भी आ चुकी है। बाहर सभी तो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके कहने के बावजूद भी उधर से कोई आवाज़ नहीं बाहर आ रही थी। तो इसने गेट को खोला तो इसने देखा कि उसकी बेटी जो है वो कमरे में थी ही नहीं और इधर-उधर देखती है, बाथरूम में सभी जगह जा कर के वो चेक करती है, लेकिन कहीं भी उसको उसको बेटी नहीं मिलती है। वो अपनी बेटी की करतूतों के बारे में पहले से उसे सब कुछ पता था। वो समझ गई कि बेटी उनके मुँह पर कालिख पोत करके भाग गई है और ये सब देखकर उसकी माँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और तुरंत ही अपने पति को बुलवाती है। और फिर उसका पिता जब ये बात सुनता है कि उसकी बेटी वहां से भाग गई है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसने सोचा कि अब तो और भी ज्यादा बदनामी होगी कि उसकी बेटी जो है वो शादी वाले दिन घर से भाग गई है। कैसे वो पंचायत चुनाव में लोगों के सामने वोट के लिए हाथ फैलाएगा? लोग उसके बारे में क्या कहेंगे कि देखो ये वही प्रत्याशी है जिसकी बेटी शादी के मंडप से भाग गई है। और फिर वो अपने सर पर दोनों हाथ रखकर अपनी बीवी से कहता है कि क्या करे, क्या ना करे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर उसकी पत्नी कहती है जा करके बारातियों से और लड़के के बाप से और लड़के से सच-सच बात बता दीजिए कि हमारी बेटी का किसी और के साथ संबंध था और इसीलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं थी और आज वो घर से चली गई है, भाग गई है। घर में वो है ही नहीं तो आखिर उसकी शादी होगी कैसे? लेकिन उसका पति कहता है कि नहीं, मैं अपनी इज्जत को इस तरह दांव पर नहीं लगा सकता हूँ और इस बात को सबके सामने मुझे बताने की हिम्मत भी नहीं है कि मैं सारे मोहल्ले में, सारे समाज में मेरी बेइज्जत हो जाए, मैं नहीं जाने वाला। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी अभी जवान हो, अभी तुम्हारी भी उम्र कोई ज्यादा थोड़ी ना है, अभी तुम जवान ही दिखाई देती हो, इसीलिए तुम ही दुल्हन का जोड़ा पहनो और चली जाओ। और फिर वो कहती है कि ये कैसी अजीब आप बातें कर रहे हैं भला, ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी बेटी की जगह अपने दामाद के साथ जिसको मैं बेटा बनाने वाली थी, मैं उससे भला शादी कैसे करूं? ये आप कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? तो वो कहता है कि देखो इस वक्त बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द फेरों के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा। देखो जब मुझे इस चीज से कोई ऐतराज नहीं है तो फिर देखो जब मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? और वो कहता है कि इस सिचुएशन के जाकर के सिर्फ तुम 4-5 दिन तक संभाल लो, वहां जाने के बाद मैं किसी भी तरह से बहाना बना करके तुम्हें बुला लूंगा। वो लड़के ने हमारी बेटी को देखा ही नहीं है जिससे कि वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। और कहता है कि तुम वैसे भी कोई बूढ़ी थोड़ी हो, तुम अभी जवान हो, बिल्कुल ही एक लड़की की ही तरह दिखाई देती हो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बात मेरी ईमान ईमान कैसे गवाही दे कि मैं अपने होने वाले दामाद के साथ आज शादी के बंधन में बंध जाऊं और जब फेरे हो जाएंगे उसके साथ तो ये कोई नाटक थोड़ी ना होगा, रियल में ही मेरी उससे शादी हो जाएगी। तो वो फिर रात में मेरे साथ जब सुहाग रात मनाएगा तभी उसका पति कहता है कि अगर वो तुम्हारे साथ कुछ करता है तो करने दो, उस वक्त वो तुम्हारा पति ही होगा और वो कुछ भी करता है तो तुम्हें करने दो। 2-4-5 दिन तुम वहां पर बस बिता लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। ये बात सुनकर काफी ज्यादा जो महिला होती है वो परेशान हो जाती है। दोस्तों उसकी लड़की मुंह पर कालिख पोत करके भाग गई है और इधर पति एक अजीबोगरीब फरमाइश अपनी पत्नी से कर रहा था कि तुम दामाद के साथ शादी करके उसकी पत्नी बन करके चली जाओ। अब एक औरत बेचारी क्या कर सकती है, उसके पति की बात वो मान जाती है और उसने शादी का जोड़ा पहन लिया और शादी का जोड़ा पहनने के बाद वो पहुंच गई मंडप में और उस लड़के के साथ यानी कि जो दामाद बनने वाला था उसके साथ वो शादी के फेरे ले लेती है और फिर उसकी पत्नी ही बनकर उसके घर चली जाती है। और फिर शादी के पहली रात वो अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि कुछ ही देर में वो लड़का कमरे के अंदर आने वाला था। दोस्तों लगभग 35 साल का नौजवान जिसकी शादी उस लड़की की माँ के साथ हो गई थी, कहने को तो वो उसका दामाद बनने वाला था और बन गया था पति। अब कमलप्रीत अपने नए पति का इंतजार कर रही थी और मन में ही वो सोच रही थी कि वो उसको हकीकत बताए कि वो उसकी पत्नी नहीं है, एक समझौते के तहत उसकी पत्नी वो बनी है, या फिर सोचती है कि चुपचाप उसके साथ समय बिता लूं। वो क्या करे क्या ना करे बस वो मन में बैठी बैठी सोचे जा रही थी। हालांकि वो काफी सुंदर और जवान महिला थी और वो एक ऐसी औरत थी जिसने मजबूरी में समझौता किया था, जिसने अपनी खुशी के साथ इस काम को नहीं अपनाया था। लेकिन वो एक समझदार औरत थी और वो ये सोच रही थी कि इधर इस लड़के का क्या कसूर। ये तो यही समझ रहा था कि उसकी तो बकायदा उसके लड़के के साथ शादी हुई है, उसका इसमें क्या कसूर है, ये तो मेरा पति है।
मुझे पता है कि हमने उस लड़के को धोखा दिया है। अगर आज की रात वो मुझसे अपना हक वसूल भी कर लेता है, तो मैं उसके हक से उसे वंचित नहीं करूँगी और उसके साथ मैं सब कुछ करने को तैयार हो जाऊँगी और सुबह उसको हकीकत बता दूँगी। लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि नहीं, ये भी तो गलत होगा। वो उसके साथ कुछ करे इससे पहले ही जब वो मेरे पास आकर के बैठेगा, तो मैं सभी हकीकत उसके सामने बयाँ कर दूँगी। और फिर कुछ देर के बाद लड़का अपने कमरे में आ जाता है और फिर कमलप्रीत का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क उठा था और उसकी सांसें ज़ोर-ज़ोर से चलने चलने लगी थी कि अब क्या होगा? लड़का जो है वो कमरे की कुंडी बंद करके अपने बेड पर, यानी कि जिस बेड पर कमलप्रीत उसका इंतज़ार कर रही थी, वहाँ पर आता है और आते ही वो उसका घूंघट उठाने की कोशिश करता है। लेकिन कमलप्रीत उसको रोक देती है और उससे कहती है कि देखिए, घूंघट उठाने से पहले, आगे की कार्यक्रम करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक राज की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसको सुनने के बाद फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे जी चाहे मेरे साथ कर सकते हो। और फिर ये बात सुन कर के वो लड़का यहीं पर रुक जाता है और कहता है कि बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? कमलप्रीत अपना घूंघट उठा देती है और पूछती है कि मैं कौन हूँ? फिर वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर कमलप्रीत कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी पत्नी तो मेरी बेटी बनने वाली थी, जो कि फेरे होने से ठीक कुछ देर पहले घर से भाग गई थी। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे पति ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी की ही उम्र की दिखती हूँ। इसीलिए उसने मुझे मेरे पति ने मुझसे कहा कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए बेटी की जगह फिर तुम चले जाओ। वक्त जो है इस तरह बीत जाएगा और फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। इसीलिए ये शादी तुम्हारे साथ जो है वो एक समझौता, एक मजबूरी के तहत हुई है और मैं तुम्हारी सास बनने वाली थी और मैंने भी अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी नहीं की है। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो उसके होश उड़कर रह जाते हैं। उसके बाद वो हाँ हूँ सिर्फ करता रह जाता है और फिर एक सफेद चादर उठाता है और उसको बिछाने लगता है। ये देखकर कमलप्रीत सोचती है कि मैंने सारी सच्चाई इसको बयां कर दी, लेकिन ये तो बिस्तर पर चादर बिछा रहा है, यानी कि इसके इरादे ठीक नहीं है। ये मेरे साथ जो है वो कार्यक्रम करके ही रहेगा, वो अपना हक वसूल करके ही रहेगा। इसको तो मेरी बात का कुछ असर ही नहीं हुआ। और फिर उसके बाद वो लड़का कहता है कि अब मैंने नई चादर बिछा दी है, आगे जो भी होगा देखेंगे। और फिर वो बाहर चला जाता है। फिर कमलप्रीत सोचने लगती है कि ये पूरी तैयारी करके ही आया है, मेरी बात का इस पर कोई भी असर नहीं हुआ है और ये बाहर से शायद बाथरूम करके आएगा और फिर मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। हालांकि कमलप्रीत कहीं से भी नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ आज रात जो है वो समय बिताए। इसीलिए जब वो इधर-उधर देखती है तो बेड के नीचे एक पाइप पड़ा हुआ उसे दिखाई देता है। उस पाइप को वो उठा करके दरवाजे के पीछे छुप जाती है और जैसे ही वो लड़का बाहर से आता है, वो एकदम से उसके ऊपर वो दे मारती है और वो एकदम से लड़का जो है वो नीचे गिर जाता है और वहां से वो भाग जाती है और सीधे अपने घर पहुंच जाती है। फिर उसका पति जब उसे देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसको कहता है कि आज की रात तुमसे संभाला नहीं गया। तो उसने कहा कि ऐसा तुम्हारी पंचायत चुनाव, ऐसा है कि तुम्हारी पंचायत चुनाव और ये सब कुछ जाए भाड़ में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तक तो मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि मैं आपकी अब तक इज्जत करती आई हूँ, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे ये गवारा नहीं किया कि मैं उस लड़के के साथ रात को कुछ ऐसा गलत काम करूँ जिसकी मेरी आत्मा कभी गवाही नहीं दे रही थी। और इसीलिए मैंने वहाँ से वहाँ उस लड़के को मारकर मैं वहाँ से भाग आई हूँ। और फिर वो है बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने मेरे करे कराए पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ पंचायत अध्यक्ष बनना चाहता था और इसीलिए तुम्हें, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो भी रहा था तो उसके बाद मैंने तुमसे वादा तो किया ही था कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, वापस तुम्हें अपना लूंगा, मैं तुम्हें वापस उस लड़के से छुड़ा लूंगा। क्या तुमसे 4 दिन के लिए भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई? अगर वो कुछ कर भी रहा था तो करने देती। उसकी बात को सुनकर पत्नी जो थी वो बहुत हैरान थी। उसने देखा कि ये कुछ वोट पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब मंजीत यानी कि पति को पत्नी का सिर्फ उसे कोई फिक्र नहीं था कि वो जाती है तो जाने दो, लेकिन उसे बस कुर्सी चाहिए थी। अब जब वो नहीं मानती है तो अंदर कमरे में वो पहुंचती है, वहां से अपना सारा सामान समेटती है और उस घर से निकल जाती है। और फिर जब उसका पति उसे जब देखता है तो वो उसको मारने के लिए दौड़ता है। वो वहां से निकलती है और फिर बाहर भागने लगती है। कमल की किस्मत क्या करती बेचारी, इधर वो नया वाला पति जो कि उसका बना था, वो उसकी इज्जत लूटना चाहता था और उसके साथ वो सब कुछ करना चाहता था। और इधर ये इसका पुराना पति जो कि उसको मजबूर कर रहा था ये सब कुछ करने के लिए, बार बार उसी के पास
मजबूर कर रहा था। जब वो भागती जा रही थी तो आगे उसका ढूँढता हुआ उसका नया पति जिससे उसकी शादी हुई थी वो उसको वहाँ पर मिल जाता है। वो एकदम से उसे पकड़ लेता है और सीधे अपने घर लेकर चला जाता है। घर ले जाकर के उसे बैठाया और कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना ही नहीं चाहता था। जब तुमने अपनी सच्चाई मुझे बताई तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ और मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि तुम कितनी अच्छी औरत हो। तुम चाहती तो तुम मुझे सच्चाई नहीं भी बता सकती थी और मेरे साथ यूं ही तुम सब कुछ कर भी लेती, लेकिन तुमने सच्चाई बताई। तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा थी, इसीलिए मैं बाहर चला गया और मैंने चादर बेड पर इसीलिए बिछाई थी कि मुझे लग रहा था कि बेड पर जो चादर बिछी हुई है वो सही नहीं थी, वो गंदी थी और इसीलिए मैंने नई चादर बेड पर डाली थी और रूम से बाहर मैं पानी पीने के लिए गया था। मुझे तुम्हारी बात सुनकर के प्यास लग गई थी और मैं आकर के सुकून के साथ तुम्हारे साथ बैठ करके पूछने वाला था कि आगे क्या करना है, किस तरह से इस सिचुएशन को हमें संभालना है। ये राय हम दोनों कर लेते। मैंने बिल्कुल तुम्हारे साथ कुछ भी करने का इरादा खत्म कर दिया था। मेरे अरमान जो कि शादी वाले थे, दूल्हा वाले थे, वो सारे ही खत्म हो चुके थे और मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छी औरत समझ रहा था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ लिया और मुझे मार करके यहाँ से भाग गई। अब जो उसने सच्चाई उसको बताई तो वो औरत जो थी वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती और उसने माफ़ी माँगी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम भागी क्यों आ रही थी? तो उसने कहा कि मेरा पति मुझे घर से निकाल दिया है और अब वो मुझे जान से मारना चाहता है। उसको तो सिर्फ़ कुर्सी चाहिए था। वो कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब वो लड़का कहता है कि देखो, मैंने तुमसे शादी कर लिया है। समाज के हिसाब से, रीति-रिवाज के हिसाब से तुम मेरी अब पत्नी बन चुकी हो। ये अलग बात है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ या ना करूँ, ये तुम्हारी मर्ज़ी कुछ करने की हो या ना हो। अगर चाहो तो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी पत्नी बन कर के रह सकती हो और मैं तुम्हें पत्नी का भी दर्जा दूँगा। कोई गलत हरकत करना, ना कोई नाजायज़ हरकत तुम्हारे साथ होगी। एक पति-पत्नी की तरह हम रहेंगे और मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा देना भी चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी रहन-सहन और तुम्हारा चाल-चलन मुझे बहुत पसंद आया और इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि तुम एक जवान लड़की की माँ थी। क्या उम्र है तुम्हारी? लेकिन मेरी भी उम्र तो थोड़ी ना कोई कम है। मेरी भी तो 35 साल की उम्र है। तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा 28 या 30 के 28 या 30 के आसपास की उम्र होगी। अब उस औरत को समझ में आ जाता है और फिर वो दोनों आगे की ज़िंदगी इसी तरह से गुज़ार देते हैं। उधर वो जो चुनाव लड़ रहा था मंजीत, उस चुनाव में मंजीत हार जाता है। अब ना तो उसको कुर्सी मिली थी और बीवी भी अब उसके हाथ से निकल चुकी थी। क्योंकि जिससे उसकी शादी हुई थी उसने कह दिया था कि तुमने अपनी मर्ज़ी से मेरी अपनी बीवी को मेरे हवाले किया है। अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अगर तुमने दोबारा, अब मेरी ये पत्नी है, अगर इसकी तरफ दोबारा आँख उठाकर देखा तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। दोस्तों, इस तरह से मामला जो था वो फिर आगे की ज़िंदगी जो थी वो बहुत खुशी-खुशी बीतने लगती है। तो दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ सुनाने का हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि हाँ, आप इनसे कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में सही फैसले ले सकें। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, फिर मिलूँगी आपसे कल एक और नई रोचक रहस्यमय सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें।